बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, ये पेपर में आता है, ड्राइव करने के लिए आता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं बता रहा हूँ ये पेपर में कंफर्म आएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, आ जाओ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट लिया है हम लोगों ने, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें हम कवर कर चुके थे और अब लॉ ऑफ मास एक्शन पर आए हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अभी हम A to Z तमाम चीज़ें कवर करेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और बोर्ड एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले आपको वर्कशॉप और टारगेट पेपर दे दिए जाएंगे और उसमें जो चीज़ करवाई जाएगी इंशाल्लाह 100% बोर्ड का एग्जाम उन्हीं चीज़ों में से आएगा, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर केमिस्ट्री मैट्रिक, ठीक है। सबसे पहले तो भाई लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट क्या है, जरा इस बात को समझिएगा, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक दो वर्ड ऐसे इस्तेमाल हुए हैं कि जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि भाई रेट ऑफ केमिकल reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant। तो भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे बेटा काम की बात सुनो गौर से, ये जो वर्ड यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है ना, ये वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभार हम कह देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 is 6, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर 6 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 8 is 32। तो कहने का मकसद ये है 4 and 8, देखो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 and 8 4 जा 32, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 8 and 4 इज 32। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना बेटा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। और वर्ड एक्टिव मासेस का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, जो कि मैं आपको इससे पहले बहुत डिटेल से इसके पिछले पार्ट में समझा चुका हूं कि वर्ड कॉन्सेंट्रेशन किस चीज को कहा जाता है, ये समझाया हुआ देखो, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा वो जाके देख ले ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आने लग जाए, ठीक है। अब सबसे पहले तो भाई इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। इस स्टेटमेंट का मतलब यह हुआ कि भाई जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मिसाल के तौर पे चलो एक चीज इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन चल रहा है, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेट जो होगा, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है किसको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है A एंड B, और आपको पता है कि जब दोनों दो चीजों के दरमियान में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ होता, इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 and 2 ऐसे करके, तो इसका मतलब है इसका आंसर 8 आएगा, है ना। कैलकुलेटर में डाल के देख लो, कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगाओ, 4 लिखो, ब्रैकेट बंद करो, उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, 2 लिखो, ब्रैकेट बंद करो और उसके बाद इक्वल टू का साइन दबा दो, तुम्हारे पास 8 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप ब्रैकेट लगाएं ऐसे करके और साथ में दरमियान में कोई साइन नहीं होती, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो अब हमने कहा कि भाई और ये स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को शो कर रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है कंसंट्रेशन को। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं।
लेकिन याद करो जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रहा था मैंने उसी वक्त आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकता है और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर ये बात बताई थी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल एरो इस्तेमाल करेंगे कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट वापस से क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट के हवाले से देखते हैं, ठीक है चलो, अब यहाँ पर मैंने यही रिएक्शन दोबारा लिखा, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में, लेकिन C प्लस डी वापिस से क्या बना रहा है, A प्लस बी। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो A प्लस बी C प्लस डी में जा रहा है, बेटा इस टाइम पर रेट क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय B की कॉन्सेंट्रेशन। आपने कहा सर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अच्छी नहीं लग रही, इसको हटा दें यहां से, तो मैंने कर दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। KF क्या है, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बराबर हो गया A एंड B के। ठीक है, ये किस चीज की इक्वेशन बन गई बेटा, ये इक्वेशन बन गई आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, अब आ जाओ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब जब तुम बैकवर्ड जा रहे हो तो बैकवर्ड में ये रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना, और ये प्रोडक्ट हो गया बैकवर्ड में, जब तुम इधर से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जा रहे हो वापस। तो अब क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। क्योंकि अब तुम उल्टा जा रहे हो ना, अब जब तुम उल्टा जा रहे हो तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और ये प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, आपने कहा सर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन अच्छी नहीं लग रही, इसको हटा दें यहां से। मैंने कहा ठीक है, ये लो, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR, ये आ गया C, ये आ गया D। अच्छा, अब ये चीज मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि बेटा जब भी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की तो वहां पर रेट बराबर हो जाएगा फॉरवर्ड और रिवर्स का। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये मैं आपको लास्ट इससे पिछले वाले लेक्चर में समझा चुका हूं, इसी चैप्टर के इससे पिछले वाले लेक्चर में समझा चुका हूं, वो जाके देख लो। ठीक है ना, अच्छा, अब मैं इस R रेट F की जगह, इस रेट F की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूं पूरी, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाली वैल्यू रेट F के बराबर है, तो ये आ गया यहाँ पर क्या, KF, ये आ गया A, ये आ गया B। ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला आ गया एज इट इज, और इस रेट R की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूं पूरी, ये आ गया KR, ये आ गया C और ये आ गया D। ठीक है, अब क्या करा हमने, अब हमने ये करा कि इसके R को उठा के यहां से इसके नीचे लेगा, ये पहले भी करवा चुका हूं ये काम मैं, और इसको उठा के लेगा इसके नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, KF अपॉन KR इज इक्वल टू, ये आ गया C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ये आ गई A की कॉन्सेंट्रेशन और ये आ गई B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इस KF अपॉन KR को, KF अपॉन KR को हम लोग KC भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बेटा ये क्या चीज है, ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या चीज है, ये है कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है ना, ये कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। तो जब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड होगा कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से, तो इसको हम नाम देंगे KC का, और यहां पर आ गई आपके पास इसकी एक्सप्रेशन KC, C की कॉन्सेंट्रेशन, D की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन एंड B की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एक्सप्रेशन फॉर KC। ठीक है, इसको हम नाम देंगे KC एक्सप्रेशन, कि हम KC की शक्ल में इस रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। रिएक्शन क्या था आपके पास, रिएक्शन ये था, ठीक है ना, रिएक्शन आपके पास ये था। तो इस रिएक्शन को हमने क्या करा, KC की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको नाम दिया जाता है क्या, ये देखो
इसको हमने केसी की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया। सही है बेटा। तो ये सवालात आपके पास पेपर में आते हैं, लाजमी आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ डायरेक्ट बुक से, ठीक है ना। अब अगर हम बुक से देखें इन सवालात को, तो बेटा ये सवालात बुक में कुछ इस तरीके से आते हैं। देखो यहाँ पर, देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर अ रिएक्शन of sulfur dioxide and oxygen to form sulfur trioxide. The balanced reversible reaction is 2SO2 plus O2 convert to a 2SO3. कह रहा है इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना दो, ठीक है। अब आ जाओ देखते हैं। हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 1.1, ठीक है। देखो देखिए ना, एग्जाम्पल 1 यानी कि पहले चैप्टर की पहली एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आओ देखो, कह रहा है भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट हुआ है किसमें, 2SO3 में। इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना दो। इनको कोई मसले वाली बात ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखना है केसी, ठीक है। आपको पता है प्रोडक्ट ऊपर आती है, रिएक्टेंट नीचे आता है। तो यहाँ पे आपने लिखा ब्रैकेट SO3। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ना मोल, इसको कहते हैं मोल। बेटा ये इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो इसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, ठीक है। अपॉन, अपॉन में कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहले SO2, ये आ गया SO2, ठीक है। और इसके पीछे भी नंबर मोल लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये इसकी पावर बन जाएगा। और ये आ जाएगा यहाँ पर O2। ये आंसर हो गया आपका। इससे भी आसान जिंदगी में कोई चीज हो सकती है? इससे भी आसान कोई चीज हो सकती है क्या जिंदगी में? ठीक है, देखो ये आंसर लिखा हुआ आपका, ठीक है। अब आओ आगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसकी यूनिट। अब देखो बेटा इसकी यूनिट पर आ जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है यूनिट को जज करना है इसकी, ठीक है ना। आओ देखते हैं। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है हमको, ठीक है। देखो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रिएक्शन चल रहा है, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ C प्लस डी में, ठीक है ना। अब मैं इसकी रेट एक्सप्रेशन क्या बनाऊंगा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनेगी Kc, ऊपर आ जाएगा C, ये आ जाएगा D, अपॉन ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा B। ऐसी बनेगी ना भाई। अच्छा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ये होती है कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट क्या चीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये चीज मैं आपको ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूं इस लेक्चर के पिछले पार्ट में। देखो अगर गौर करो तो यहां पर मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट बता चुका हूं जो कि होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आओ वापस से। अब यहां पर आपसे कह रहा है केसी की यूनिट क्या होगी। यहां पर मैंने कहा चलो कोई बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं निकालने में। देखो केसी, इस सी की यूनिट क्या होगी, इस सी की यूनिट होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डॉट इस डी की यूनिट क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद बड़ा अपॉन आ गया यहां पर, ठीक है। ए की यूनिट क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डॉट बी की यूनिट क्या होगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप अगर गौर करें तो यहां पर इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब गया, इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब गया। इसका मतलब है इस कंडीशन में केसी की क्या है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास सवाल कुछ इस तरीके का होता, देखो अगर सवाल कुछ इस तरीके का होता, ए प्लस बी कंबाइन होके बना रहे हैं सी। अगर सवाल कुछ इस तरीके का होता मेरे पास, तो अब यूनिट क्या बनती, आओ देखते हैं। देखो यहां पर पहले हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाते, ऊपर आता सी, नीचे आता ए एंड बी, सही है, ये हो जाता।
और यहां पर अब देखो C की यूनिट क्या बनती, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर एक ही कंसेंट्रेशन है। नीचे कितनी कंसेंट्रेशन है, 2, क्योंकि 2 स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहे हैं मुझे, तो 2 कंसेंट्रेशन है। ये हो गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 हो गई। अब एक से एक तो गया, क्या बचा यहां पर बचा मेरे पास 1, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, अपॉन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये डेसीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है मैंने, गौर करना मैं क्या बता रहा हूं, ये डेसीमीटर क्यूब जो लिखा हुआ है मैंने, ये डेसीमीटर क्यूब एक अपॉन के अपॉन में लिखा हुआ है, तो बेटा ये यहां से ऊपर चले जाएगा ऐसे करके, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। क्या हो जाएगी वैल्यू, डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल हो जाएगी। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे लिखा हुआ है ए बी अपॉन सी, अभी जो सी लिखा हुआ है, जो सी मौजूद है यहां पर, ये अपॉन के अपॉन में लिखा हुआ है, अपॉन के अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये ए के पास चले जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी। ठीक है, अगर यहां पे लिखा हुआ होता मिसाल के तौर पे 2 4 अपॉन 2, अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता, तो बेटा ये वाला 2 इस 2 के पास ले जाता, ये हो जाता 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4, इसका आंसर 1 आ जाता है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता, 4 अपॉन 4 1 आता। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है h अपॉन जे अपॉन के, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, h मल्टीप्लाई बाय के अपॉन जे। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना वो आप समझ लें कि इसको सॉल्व करने का तरीकेकार है। सही है, तो ये याद रखना है आपने। सही है, तो ये जो डेसीमीटर क्यूब अपॉन में मौजूद है, ये यहां से ऊपर चले जाएगा 1 के पास, ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, इसको लिख सकते हैं आप डेसीमीटर क्यूब डॉट मोल इनवर्स। अगर तुम एक लाइन में लिखना चाहते हो ना इसको, तो तुम इसको मोल इनवर्स लिख सकते हो अपॉन की जगह। ठीक है, तो यहां पर केसी की यूनिट क्या है, यहां पर केसी की यूनिट है डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। डिपेंड करता है कि आपने एक्सप्रेशन क्या बनाई हुई, उसके हिसाब से केसी की यूनिट डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा अब बुक में आते हैं, जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर एक केसी की एक और नई एग्जांपल दी हुई है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर यूनिट क्या आई हुई है, मोल इनवर्स 2 डॉट DM6। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, बना रहा है NO2। कह रहा है इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन आर मेजर टू बी, NO की कॉन्सेंट्रेशन ये है, O2 की ये है, और NO2 की ये है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो, Kc बता दो। ठीक है, आ जाओ सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.2, पहले चैप्टर की दूसरी एग्जाम्पल। ठीक है, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है हमें, डाटा हमें दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। NO की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है हमें, NO की दी हुई है 0.0542, 0.0542 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, उसके बाद O2 की क्या दी हुई है 0.127। ठीक है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.127 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, और उसके बाद आपको NO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है 15.5। ठीक है, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 15.5 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है Kc बता दो, और इक्वेशन भी लिख के दी हुई है आपको, देखो इक्वेशन लिखी हुई है 2NO प्लस O2 2NO2। ठीक है, इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पर हम, इक्वेशन दी हुई है आपको 2NO प्लस O2 कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 में। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि Kc की एक्सप्रेशन बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हमने सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा, और यहां पर आपके पास सबसे पहले आपने इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाई, Kc इज इक्वल टू, ऊपर प्रोडक्ट आएगा
नीचे रिएक्टेंट आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास NO2। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 2 मोल्स लगे हुए, तो बेटा ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, ये पावर बन गई। डिवाइड में किसको लेकर आ गए, NO को और O2 को। यहाँ पर आ गया आपके पास NO का स्क्वायर, यहाँ पर आ गया O2। ये स्क्वायर क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे NO के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज रख दो, अब इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पर, ठीक है ना। Kc इज इक्वल टू NO2 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, दी हुई है 0.0542। क्या दी हुई है, 0.0542, 0.0542 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ नीचे, NO की वैल्यू क्या दी हुई है, NO की वैल्यू दी हुई है 15.5, NO की वैल्यू दी हुई है 0.0542। देखो ये मिस्टेक हुई यहाँ पर, NO2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है NO2 की दी हुई है 15.4, 15.4, ठीक है, सॉरी 15.5, 15.5 ये दी हुई है 15.5, NO की दी हुई है 0.0542 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर कॉपी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या दी हुई है, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है 0.127, ये आ गया ऑक्सीजन 0.127। अब तुमने करना क्या है, तुमने सबसे पहले तो इसको स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है, इस नंबर को, यानी कि इन दो 0.0542 को 0.0542 से मल्टीप्लाई कराना है और इसको 15.5 को 15.5 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, ऊपर वाले नंबर से डिवाइड कराना है, सीधा आंसर आपके, सीधा ये वैल्यू कैलकुलेटर में डालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा क्या आपके पास 6.44। देखो 6.44 10⁻⁵, 6.44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल। सीधा सीधा आंसर आएगा आपके पास, सीधा सीधा कैलकुलेटर में डालना है, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है बेटा। आसान न्यूमेरिकल ने, बच्चों वाले न्यूमेरिकल ने बेटा, बच्चों वाले, इससे आसान चीजें और क्या ही होंगी तुम्हारे पास, ठीक है। आ जाओ एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 2, रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन आइन एंड क्लोराइड आइन, ठीक है। Fe+3 + 4Cl नेगेटिव बन गया FeCl4 नेगेटिव। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी, Fe की कंसंट्रेशन ये है, क्लोरीन की ये है और FeCl4 की ये है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, वही अगेन सेम चीज, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1.3, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, आयरन की कॉन्सेंट्रेशन Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है आपको कितनी, 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव की दी हुई है 0.28, ठीक है। क्लोरीन नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.28 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और FeCl4 नेगेटिव की क्या दी हुई है 0.95, FeCl4 नेगेटिव की दी हुई है 0.95 10⁻⁻⁴, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। क्या कह रहा है, कह रहा है केसी बता दो, कह रहा है केसी बता दो। और एक इक्वेशन भी लिख के दी हुई है आपको, इक्वेशन दी हुई है Fe+3 + 4Cl नेगेटिव कन्वर्ट हुआ किसमें, कन्वर्ट हुआ FeCl4 नेगेटिव में, ठीक है। अब आ जाओ सबसे पहले तो केसी की एक्सप्रेशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद केसी की एक्सप्रेशन बना लेते हैं। केसी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, केसी ऊपर प्रोडक्ट आएगी, नीचे रिएक्टेंट आएगा, ऊपर प्रोडक्ट आ गई FeCl4 नेगेटिव, ठीक है, और नीचे आ गया क्या Fe+3, ठीक है। अब देखो ये +3 लिखा हुआ है, कहीं तुम इसको पावर नहीं लगा देना ऊपर, ये Fe के साथ ही लगा हुआ है,
पावर कब लगती है? पावर उस वक्त लगती है अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ होता, अगर इस जगह कोई नंबर लिखा हुआ होता तो बेटा वो पावर बन जाती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है ना, तो ये यहाँ पर पावर नहीं बनेगी, सही है ना। तो अब हमने कहा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है। ये +3 तो आयन का नंबर, यानी आयन है ये, आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए हैं तो आयन लगा हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर देखो यह है Cl नेगेटिव, इसके ऊपर हम पावर लगाएंगे 4, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर 4 लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा इसकी पावर, ठीक है। जो पीछे नंबर मोल की शक्ल में जो नंबर लगा हुआ होता है इक्वेशन में, वो पावर बनता है हमेशा, ठीक है। अब आओ आगे, अब इनकी वैल्यूज रख दो यहाँ पर, Kc इज इक्वल टू आयरन फेरिक की वैल्यू क्या थी? 0.95 10⁻⁻4, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 अपॉन Fe की वैल्यू क्या थी? Fe की वैल्यू है 0.2, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 0.2, और क्लोराइड की वैल्यू क्या थी आपके पास? क्लोराइड की वैल्यू थी 0.28, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास 0.28, यहाँ पे लगा देंगे आप 4। पहले तुम इसको जो है 4, इसकी पावर 4 को कर लोगे, यानी कि 0.28 को 4 दफा 0.28 से मल्टीप्लाई कर, उसके बाद तुम उसको 0.2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 0.95 से डिवाइड कराओगे, 10⁻⁻4 एग्जैक्ट लगा दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा आपके पास? आंसर बनेगा ये रहा 7.72 10⁻⁻2, ठीक है। केसी की वैल्यू आ गई 7.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मोल क्यूब पर DM12 पर मोल क्यूब, ठीक है, मोल 4, देखो DM12 पर मोल 4, ये इसका आंसर होगा सीधा सीधा सा बच्चों वाला, सीधा कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? ये आ गया इसका आंसर। बेटा इतनी आसान आसान न्यूमेरिकल है, मुझे बताओ इससे ज्यादा और क्या आसानी, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग अंदाज में करते हैं, सही है। अभी तक हम लोग केसी निकाल रहे थे, अब हम क्या करेंगे, हम आपको केसी दे देंगे, और केसी देने के बाद कहेंगे कि किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल दो। केसी ले लो और कंसंट्रेशन बता दो, आ जाओ देखो, एग्जाम्पल 1.4, आओ देखो। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पॉल्यूटेंट्स produced by the reaction of nitrogen and oxygen at high temperature. The value of equilibrium constant are given for a reaction. अब देखो Kc की वैल्यू दे दी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी आपको, ठीक है, 4.1 10⁻⁻4 दे दिए। कह रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NO, NO की कंसंट्रेशन निकाल दो in an equilibrium mixture at 1 atm pressure and 2000 degree Celsius in air. N2 की कंसंट्रेशन है 0.036, O2 की है 0.0089, इसकी दे दी, इसकी दे दी और केसी दे दी, कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन बता दो। मैंने कहा कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है, आ जाओ देखते हैं। देखो डाटा क्या दिया हुआ है आपको, डाटा में आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, N2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है जो कि है 0.036, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा डीएम क्यूब को हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको आप लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लीटर लिखा हुआ है, मोल पर लीटर, कोई मसले वाली बात नहीं, डीएम क्यूब को आप लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है O2, ठीक है, इसकी कितनी दी हुई है 0.0089, 0.0089 मोल पर डीएम क्यूब। इसके बाद आपको क्या दी हुई है, केसी की वैल्यू दे दी है, केसी की वैल्यू क्या दी हुई है 4.1 10⁻⁻4, 4.1 10⁻⁻4, ठीक है। और आपसे पूछा हुआ क्या है, NO की कॉन्सेंट्रेशन पूछी, NO की कॉन्सेंट्रेशन बता दो, और आपको सीधा सीधा सा रिएक्शन लिख के दिया हुआ है। रिएक्शन क्या है, N2 प्लस O2 कन्वर्ट हुआ है 2NO में, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना लें, सॉल्यूशन
आप इसकी केसी की एक्सप्रेशन बना लें सबसे पहले। कैसे बनाएंगे देखो, केसी ऊपर की तरफ क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट आती है, ठीक है, ये आ गया आपके पास NO, और क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो 2 क्या बन जाएगी, इसकी पावर अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे N2, और यहाँ पर आ जाएगा O2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है ना। केसी की वैल्यू क्या है, 4.1 10⁻⁻4, ये केसी की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये रही केसी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद NO स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। N2 की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, N2 की वैल्यू दी हुई है आपको सवाल में, देखो ये लिखी हुई 0.036, ठीक है, ये दी हुई है आपको 0.036, और O2 की वैल्यू क्या दी हुई है, O2 की वैल्यू दी हुई है 0.0089, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम ये करेंगे कि इन दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं ना, वहां जाके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089। आपने कहा सर इतनी मुश्किल वैल्यू हम किस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैंने कहा कोई मसले वाली बात ही नहीं है, आप इस रेस्ट टू पावर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, जो भी आंसर है उसके आगे ये रेस्ट टू पावर एग्जैक्टली ऐसे सेम लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से जो भी आंसर आएगा ना उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्क्वायर की साइन हटानी है ना यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि ये आ गया आपके पास NO2 का स्क्वायर, NO का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया आपके पास ये वाली पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 0.036 मल्टीप्लाई बाय 0.0089। जब तुम इन सबको मल्टीप्लाई करा के स्क्वायर कराओगे तो यहां से स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर गया, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा NO, तो ये और NO की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर गया ऊपर से, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन का आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आ जाएगा आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ये आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 मोल पर DM क्यूब, सीधा सीधा जवाब है, ठीक है, सीधा सीधा कैलकुलेटर में डालो जवाब निकालो, हो गया, आसान है, ये आ गया आंसर, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इतने बच्चों वाले न्यूमेरिकल थे, बच्चों वाले न्यूमेरिकल थे। अब आपने कहा सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हम निकालते ही क्यों है, इसकी वजह ही क्या है, हम क्यों निकालते हैं इसको, या क्यों उसको पढ़ा ही क्यों जा रहा है। मैंने कहा बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को प्रेडिक्ट करता है, अबे रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है उसको प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, देखो बेटा सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई एक रिएक्शन चल रहा है, सुनना गौर से बात, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ केसी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ केसी। अब केसी की एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहली एप्लीकेशन है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन निकाली जाती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, क्या भाई रिएक्शन अभी फॉरवर्ड चल रहा है या बैकवर्ड चल रहा है, ये निकाला जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक रिएक्शन चल रहा है, इसके अंदर ये एक बीकर है, इसमें ना एक रिएक्शन चल रहा है और वो रिएक्शन है ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, अभी वापस से ए बना सकता है। मुझे पहले से पता है कि इस रिएक्शन की केसी जो है वो 4 है, मुझे ये बात पहले से पता है कि इस रिएक्शन की केसी क्या है, 4 है, ठीक है। जब ये रिएक्शन चल रहा था तो मैंने इस रिएक्शन में से छोटा सा एक सैंपल निकाला, छोटा सा एक सैंपल निकाला और इस सैंपल की केसी कैलकुलेट करी। ये जो केसी मैं कैलकुलेट करूंगा ना बेटा, कैलकुलेटेड केसी, इसको हम बोलेंगे क्यूसी,
कोशेंट, क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, सवाल वाला क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं, कोशेंट कह रहा हूं, कोशेंट, ठीक है, इसको कोशेंट कहा जाता है। ये कोशेंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, कोशेंट के अभी इस वक्त क्या है केसी, ओवरऑल रिएक्शन की केसी तो पता है हमें 4 है, इस वक्त क्या चल रही है। तो ये जो हमने यहां से निकाला सैंपल, इसकी जो हमने केसी निकाली तो वो आई हमारे पास कितनी, मिसाल के तौर पे वो 3 आ गई, वो आई कितनी 3। अब ये जो क्यूसी आई है, क्यूसी, ये एक्चुअल केसी जो होनी चाहिए थी उससे छोटी है, ठीक है ना, यानी कि क्यूसी जो आई है, इसकी जो वैल्यू आई है वो छोटी है हमारी एक्चुअल केसी से जो असल में है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहां पर, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई मैंने यहां से एक सैंपल निकाला, ठीक है, उसकी क्यूसी मालूम करी मैंने, यानी कि उसकी केसी कैलकुलेट करी, तो उस केसी को जो कैलकुलेट कर रहा हूं मैं उसको हम क्या नाम देंगे, क्यूसी नाम देंगे। उसकी क्यूसी आ गई 5, इसका मतलब क्या हो गया कि क्यूसी बड़ी हो गई केसी से। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई क्यूसी बराबर है केसी के, क्यूसी बराबर आ गई केसी के। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं आपके पास, ठीक है ना। तो अब यहां पे तीनों कंडीशन को लाइन वाइज लिख लेते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है कि क्यूसी छोटी है केसी से। नंबर 2 क्यूसी बड़ी है केसी से। और नंबर 3 क्यूसी बराबर है केसी के। इन तीन कंडीशन में क्या होगा, देखो, अगर तो क्यूसी छोटी है केसी से, यानी कि जो तुमने कैलकुलेट करा उसका आंसर कम आया, जो आना चाहिए था वो ज्यादा है, जो हमें पहले से पता है, तो बेटा इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन इज अकरिंग। इस कंडीशन में फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है। अगर क्यूसी बड़ी है केसी से, कि जो तुमने कैलकुलेट करा उसका आंसर बड़ा आया है और केसी जो आनी चाहिए थी वो कम है, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन इज अकरिंग। इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन चल रहा है। और अगर क्यूसी बराबर है केसी के, इसका मतलब है रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, भाई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास केसी की पहली एप्लीकेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो बेटा वो कहलाती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब ये है कि रिएक्शन का तौर या रिएक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है, किस तरीके से रिएक्शन होगा, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो, अगर तो केसी की वैल्यू बहुत छोटी है, देखो केसी इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। रिएक्शन विद लो केसी नेवर फिनिशेस, दैट इज मैक्सिमम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनिमम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। क्या भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा और जितनी प्रोडक्ट बनी थी वो भी वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुकी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा ही नहीं रहा, रिएक्शन चल ही नहीं रहा आगे। इसी वजह से केसी बहुत ज्यादा छोटी है। अब छोटी का मतलब क्या है, देखो 10⁻⁻13, यानी कि पॉइंट के बाद 13 जीरो लगे हुए, 0.0000000000000 और उसके बाद कोई वैल्यू, यानी कि पॉइंट के बाद 13 जीरो लगे हुए, इतनी छोटी वैल्यू है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, इसका मतलब है कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुका है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट बना चुका है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं जा रहा, बहुत कम जा रहा है, ना होने के बराबर जा रहा है। रिएक्शन विद हाई केसी वैल्यूज आर वर्चुअली कंप्लीटेड, यानी कि तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है, तकरीबन कंप्लीट हो चुके होते हैं, ठीक है। दैट इज maximum product concentration and minimum reactant. This type of reaction is known as forward reaction. ठीक है, देखो Kc की वैल्यू 10⁻47 यानी कि 2 पॉइंट या 24 के बाद 46 जीरो, 1 2 3 4 5 46 जीरो, इतनी बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है,
रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुका है पूरा का पूरा, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में नहीं जा रहा। और जिन रिएक्शंस की वैल्यू मॉडरेट होती है, इसका मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है। केसी इज नीदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। क्या मतलब होगा? रिएक्शन विद विच हैव मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी आर कंसीडर्ड टू बी एट इक्विलिब्रियम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट सेम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन है, देखो केसी की वैल्यू क्या है 0.36। अब ये मॉडरेट वैल्यू है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जा रहा है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी आ रहा है और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, एक मॉडरेट रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपके पास ये चैप्टर एंड होता है। आपके पास 3 न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, यहां से वो लाजमी आपने मुझे करके व्हाट्सएप करने हैं। ठीक है, निहायत बच्चों वाले न्यूमेरिकल, निहायत बच्चों वाले। ठीक है, देखो पहला न्यूमेरिकल सिर्फ केसी की एक्सप्रेशन बनानी है, बस सिर्फ केसी की एक्सप्रेशन बनानी है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सही है। दूसरा न्यूमेरिकल जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, केसी की वैल्यू निकालनी है। पहले में केसी की एक्सप्रेशन बनानी है, दूसरे में केसी की वैल्यू बतानी है, बस। और तीसरे में अभी जो मैंने आपको समझाया क्वोशंट क्यूसी और केसी वाला, इसमें क्या करना है? प्रिडिक्ट द डायरेक्शन। सिर्फ डायरेक्शन निकाल के बतानी है कि भाई केसी निकालो और उसके बाद बता दो डायरेक्शन क्या होगी। ये 3 न्यूमेरिकल आप मुझे करके भेजेंगे होमवर्क में। और होमवर्क आप मुझे कहां भेजेंगे, कहां सेंड करेंगे बेटा, ये चीज भी समझ लो। ठीक है, होमवर्क आपको मुझे सेंड करना है इस नंबर पे 0308 077 333 इस नंबर पे आपको मुझे होमवर्क व्हाट्सएप करना है। ठीक है, मैं चेक करूंगा और साथ साथ में अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो हमसे व्हाट्सएप पर इस नंबर पे पूछ सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम उसको जवाब देंगे। ठीक है बेटा, चलो अब जिसको जो चीज समझ ना आए वो भी पूछ सकता है, होमवर्क करके लाजमी आपने भेजना है। पूरा चैप्टर कवर करवा दिया है, नोट्स अपलोड कर दिए हैं ड्राइव के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, और इस पूरे चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स हमने कवर कर लिए हैं।